Hello everyone, welcome to WowIS. Now today we shall see our daily MCQs for 9th of September guys. So let's start. Now question number 1 is Pothos boisianus is sometimes mentioned in media is in reference to A. Fossils of kind of dinosaurs, B. A rare species of climber, C. Parasitic pest, or is it D. None of the above? Okay, so researchers and the scientists at the Jawaharlal Nehru Tropical Tropical Botanic Garden and Research Institute. Okay, so they have identified Pothos boisianus. Okay, and this is a rare species of climber. So basically it is a climber. Okay, ये हुआ हमारा आंसर. Now this Pothos excuse me boisianus, it has been named after पीटर बॉयस. ओके, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बॉयस पोथोस बॉयसियानस में भी आ रहा है. ओके, नाउ दीज आर रेयर स्पीशीज ऑफ क्लाइंबर्स एंड दे आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स में इनको आइडेंटिफाई किया गया है. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस. ओके, वेस्टर्न घाट्स वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंडेमिक स्पीशीज़ की वजह से, एंड दैट्स वाई पोथोस बॉयसियानस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्लीज़ रिमेंबर द इंस्टीट्यूट्स नेम जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. आंसर है हमारा बी, अ रेयर स्पीशीज ऑफ क्लाइंबर. हमेशा यूपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा जिसमें किसी न किसी स्पीशीज़ के बारे में पूछा गया है. ओके, आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए किसी भी साल का. इसलिए हर ऐसा क्वेश्चन जो ऐसी चीज़ें कवर कराता है बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको ये एडिशनली नहीं पढ़ना पड़ता अगर आप ये एमसीक्यूज फॉलो करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 2 is consider the following statements with respect to hypersonic technology demonstrator vehicle. Okay, now as you all know, हमने कल ही hypersonic technology demonstrator vehicle को टेस्ट किया है सक्सेसफुली. ओके, एंड और भी चीज़ें हैं, बट लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन unmanned scramjet demonstration vehicle that can cruise up to a speed of Mach 6. Okay? And statement 2, it is the first country to successfully test this technology. Now sorry, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल वी हैव सक्सेसफुली टेस्टेड इट, एंड ये स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी तेज़ चलता है. स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी तेज़ इसकी स्पीड है. ओके, सो और ये मैक्स 6 पे चलता है. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है. इससे होगा क्या, सबसे पहले तो चीपर पड़ेगा. इट विल बी चीप टू लॉन्च द रॉकेट्स एंड एवरीथिंग. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बाद जो रडार्स हैं, और रडार्स भी हैं जो काफ़ी हद तक इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. ओके, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे जो भी मिसाइल्स काम करेंगी उनको आइडेंटिफाई रडार्स करने में काफ़ी असक्षम टाइप के रहेंगे. ओके, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज मिसाइल्स. तो रडार्स एक उनको ये वो कर देता है, काफ़ी यूज़लेस बना देता है. और दूसरी चीज़, नीचे उड़ती हैं ये सारी मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स हैं बेसिकली. ओके, क्रूज़ मिसाइल्स के लिए इनको यूज़ किया जाएगा और ज़मीन से काफ़ी जुड़ी हुई रहेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा एलिवेशन पे नहीं उड़ेंगी. तो इसीलिए रडार्स को और डिफ़िकल्ट होगा इनको आइडेंटिफाई करने में. नाउ इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली टेस्ट दिस टेक्नोलॉजी. दिस स्टेटमेंट एज यू ऑल नो इज़ इनकरेक्ट. कल ही की न्यूज़ है, तो आई गेस मेमोरीज आर वेरी फ्रेश. पहली कंट्री यूएस, फिर आता है रशिया, फिर चाइना. तो इंडिया इन दिस सेंस इज़ द फोर्थ कंट्री गाइस. इट इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री, इट इज़ द फोर्थ कंट्री. तो जो आंसर है वो है A1 only. Okay, now let's move forward guys. Question number 3 is which of the following are required for the formation of ground level ozone. Statement first is oxides of nitrogen, second is volatile organic compounds VOCs, थर्ड इज़ द सनलाइट. ओके, आपको बताना है कि कौन से इसमें से ज़रूरी होते हैं इंग्रेडिएंट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन. ओके, नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस एरियस, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, इन्होंने ब्रह्मपुत्र रीजन में, ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वहाँ पे एक स्टडी की और वहाँ पे पाया गया कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो काफ़ी कम है. ओके, सो ये तो था कॉन्टेक्स्ट. नाउ ग्राउंड लेवल ओजोन एज वी ऑल नो इज़ अ पॉल्यूटेंट. जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन रहती है डैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, बट ऑन द ग्राउंड लेवल इट इज़ अ पॉल्यूटेंट.
एंड व्हाट डस its formation required, तो it requires all these three oxides of nitrogen, volatile organic compound and sunlight. तो इस रिस्पेक्ट में जो आंसर है वो है डी 1, 2 एंड 3. ओके, इससे ज़्यादा इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सब पता है, बेसिक क्वेश्चन है ये, एकदम स्टैटिक. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to Startup Village Entrepreneurship Program SVEP. Statement 1, it is a sub scheme of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. Okay, National Rural Livelihood Mission. And the second statement, it promotes both individual and group enterprises, set up and promote enterprises only in the manufacturing sectors. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है इन 23 स्टेट्स करेंटली, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन सबको एनहेंस करना और बाकी जो लिंकेजेस हैं उनको प्रोवाइड करना. वी ऑल नो दिस. ओके, दिस इज़ अ वेरी जनरलिस्टिक सिंपलिस्टिक, तो वी वोंट डिस्कस दिस कि व्हाट आर इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ये सब आप इस स्कीम का नाम पढ़ के ही जान लेंगे. नाउ इट इज़ अ सब स्कीम ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन. ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. ओके, दूसरा स्टेटमेंट, इट प्रमोट्स बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्राइजेज. दिस अप टिल हियर इज़ ओके, दिस इज़ करेक्ट. ओके, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को भी ये सपोर्ट करता है. मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसने एक एंटरप्राइज चालू किया, उसको भी सपोर्ट करेगा, और जो ग्रुप एंटरप्राइजेज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मान लीजिए, उनको भी ये सपोर्ट करेगा. ओके, बट this doesn't cover only the manufacturing sector, it covers manufacturing as well as the service sector. तो ये दोनों सेक्टर पे इसका फोकस है. ओके, सो जो आंसर है हमारा वो है A1 ओनली, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. दोनों सेक्टर इसमें कवर किए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Question number 5, consider the following statements with respect to basic structure of the Indian Constitution. अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नीड टू टेल एनीवन. अभी हाल ही में केशवानंद भारती जी वो एक्सपायर हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस. एंड स्टेटमेंट 2, in Keshwanand Bharati case, Supreme Court ruled that Parliament could amend any part of the Constitution including the basic structure of the Constitution. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, केशवानंद भारती केस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट केस. 1973 में इसके ऊपर डिसीजन आया था, और ये जो एडनीर मठ है उसकी ज़मीन सरकार ने ले ली थी, केरला गवर्नमेंट ने, और उसके खिलाफ ये पिटीशन दायर की थी श्री केशवानंद भारती ने, हिज होलीनेस श्री केशवानंद भारती जी. ओके, सो ये तो था कॉन्टेक्स्ट. हालांकि जो केशवानंद भारती केस है उसका जजमेंट था, दैट वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट केशवानंद भारती जी वांटेड, बट स्टिल इट बिकेम अ लैंडमार्क जजमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. नाउ द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, प्राइमा फेसी इट लुक्स करेक्ट, बट डिफाइन नहीं किया था, कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. It highlighted basic principles. ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए थे और कुछ जनरल पॉइंट्स दिए थे, बट इट डिड नॉट डिफाइन इट इन इट्स एंटायरिटी. एंड दिस इज़ अ वेरी इवोल्विंग कॉन्सेप्ट. आप आज भी देखेंगे तो कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जा सकता है. तो इट इज़ नॉट वेरी प्रॉपरली डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट. नीदर इट इज़ कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज़ नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इट इज़ नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन नो वेयर टॉक्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर. स्टेटमेंट 2, in Keshwanand Bharati case, Supreme Court ruled that Parliament could amend any part of the Constitution, including the basic structure of the Constitution. ये स्टेटमेंट सब जानते हैं गलत है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि आप उसका अमेंड नहीं कर सकते. दैट इज़ व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली मीन्स. ओके, सो पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता. एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर, मेनी थिंग्स कम अंडर दिस बेसिक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ अ इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट. इवॉल्विंग थीम है, इसमें कुछ भी सुप्रीम कोर्ट जो उसका मन करता है वो डाल देता है ज़रूरत के हिसाब से. ओके, नाउ कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, तो हमने देखा कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो आंसर है हमारा डी, नीदर 1 नॉर 2. इसी के साथ हमारा आज का जो MCQ सेशन है दैट एंड्स. I hope you liked it. We'll meet tomorrow. Thank you guys. Also, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you.